हेलो स्टूडेंट्स, जो देश क्लाइमेटिक जोन्स में है, ठीक है, अब क्लाइमेटिक जोन्स में जो देश हैं वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ कई अब बारिश अगर थोड़ा सी भी कम हो तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसे देश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वाटर स्कैर्सिटी का। अब अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी कि पानी को कंजर्व करना। अब तरीके क्या हैं पानी को कंजर्व करने के? रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले तो जितना भी पानी है कम से कम उसका पोल्यूशन कम हो। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे कम किया जाए? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर मेजर कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर। जो हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब पानी का गंदा होना। अब पानी गंदा किन किन चीज़ों से होता है? पानी जिन चीज़ों से गंदा होता है उन्हें कहते हैं कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को कंटामिनेट करते हैं जो चीज़ें, पानी को जो गंदा करते हैं। अनट्रीटेड सीवेज। अब इतने सारे घर हैं, हर घर में वॉशरूम है, टॉयलेट्स हैं, तो उन टॉयलेट्स से जितना भी सीवेज निकलता है उसका बहुत कम हिस्सा ही ट्रीट किया जा सकता है। ट्रीट किया जा सकता है यानी कि उस गंदगी की सफाई करी जा सके और फिर उस चीज़ को फिर पानी को यूज़ किया जा सके तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन वो बहुत कम हिस्सा है जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वरना जितना भी सीवेज होता है वो अनट्रीटेड ही नदियों में डाल दिया जाता है। तो जो अनट्रीटेड सीवेज है ये बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं एफ्लुएंट्स। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्क जितना भी होता है वहाँ पे बहुत केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है, जो गंदगी निकलती है, इन्हें कहते हैं एफ्लुएंट्स। तो जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, जो घरों से अनट्रीटेड सीवेज निकलता है, ये सब तमाम क्या है? कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर। ये सब तमाम चीज़ें पानी के कंटामिनेंट्स हैं, उनको कंटामिनेट करते हैं पानी को। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। अब ये सब तमाम चीज़ें पानी को क्या करती हैं? किन चीज़ों में पोल्यूट करती हैं? इन चीज़ों में नाइट्रेट्स होते हैं, इनके अलावा मेटल्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब? एक चीज़ होती है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जैसे कि मान लीजिए जो केले का छिलका है, कोई आप ज़मीन में गड्ढा खोदिए और केले का छिलका गाड़ दीजिए, आप कुछ महीनों के बाद उस जगह को खोदिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो केले का छिलका बिल्कुल गल चुका होगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे? जो गल जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, डिग्रेडेबल। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी कि वो चीज़ें टूटती नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होती, डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं, वो चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इन तमाम कंटामिनेंट्स से ये चीज़ें निकलती हैं, नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स। ये चीज़ें होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ये चीज़ें कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो इस वजह से क्या होता है? दे रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। ये तमाम चीज़ें ह्यूमन बॉडी तक पहुंचती हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लोज द सरफेस रन ऑफ एंड रीस्टोर अंडरग्राउंड वाटर। अब जब फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, खूब सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वेजिटेशन कवर बढ़ाया जाता है किसी जगह का, तो इससे क्या होता है? सरफेस रन ऑफ कम होता है। अब सरफेस रन ऑफ कम होता है यानी कि सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा, और क्या होगा? रीस्टोर अंडरग्राउंड वाटर। अब पानी बह नहीं जाएगा, पानी रुकेगा, और पानी के रुकने से क्या होगा? ज़मीन एब्जॉर्ब करेगी उस पानी को, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रीस्टोर होगा। जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है वो रीस्टोर होगा, यानी कि वो बरकरार रहेगा। जितना हम ले रहे हैं उससे उतना उसमें पहुंचेगा भी पानी। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस। अब आपको किसी ज़मीन में मान लीजिए पानी का छिड़काव करना है, तो आप पाइप लेकर अगर पानी का छिड़काव करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, तो उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं स्प्रिंकलर्स। ये वाटर लॉस को रोकते हैं। कम पानी में बड़े एरिया में पानी छिड़क देंगे।
In dry areas with high rate of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful. जो ऐसे गर्म इलाके हैं जहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन बहुत यूज़फुल होता है। ऐसे इलाकों में अगर आप ज़मीन में पानी छिड़क दो तो वो पानी इससे पहले कि पौधे एब्जॉर्ब करें वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपका जो पानी छिड़कना है वो काम नहीं आ पाएगा। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, ऐसी जगहों में ड्रिप इरिगेशन बहुत काम आता है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हर पौधे के पास एक पतला सा पाइप जाता है जो कि एक एक बूंद पानी गिराता है पौधों में। अब क्योंकि एक एक बूंद पानी गिर रहा है पौधे की जड़ में, तो इससे पहले कि वो पानी इवेपोरेट हो वो पौधा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपका जो पानी है वो पौधे तक पहुंचा है, रादर दैन कि दूसरी तरफ आपने क्या किया था, आपने ऐसे ही खेत में पानी डाल दिया था और वो पानी पौधे कम एब्जॉर्ब कर पाए थे, ज़्यादा गया था। तो उसके कंपैरिजन में ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस वाटर। जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये सरफेस वाटर को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। अब जब बारिश होती है तो सब लोगों की छत में पानी गिरता है, तो जो रूफ टॉप्स हैं उन सारी छतों से वो जो बारिश का पानी है उस चीज़ को इकट्ठा करना, कहाँ पे, किसी अप्रोप्रिएट लोकेशन में, वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। उस सारे बारिश के पानी को इकट्ठा करके किसी जगह में स्टोर करना कि आप उसे भविष्य में इस्तेमाल कर पाओ, इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8,000 liters of water. अगर सिर्फ 2 घंटे के लिए बारिश हो जाए, एक नॉर्मल बारिश ऑन एन एवरेज, तो उसमें 8,000 लीटर पानी आप बचा सकते हो। तो इतना एफिशिएंट होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब अगला टर्म है बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। बायो यानी कि लाइफ एंड स्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि ऐसी जगहें जहाँ लाइफ है। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या? जहाँ पे ज़मीन है, पानी है, हवा है, वहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे। अब जहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे वहाँ जानवरों के रहने का ठिकाना हो जाएगा, तो वहाँ तमाम तरह के जानवर आ जाएंगे, पंछी आ जाएंगे, तो एक अच्छा खासा लिविंग एटमॉस्फेयर बनेगा। तो इस पूरे चीज़ को कहते हैं बायोस्फीयर। आपके बुक में एक बहुत फैंसी सी डेफिनेशन लिखी है इसकी। When lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact with each other to support life, it is called biosphere. उसी बात को कहने की एक बहुत फैंसी सी डेफिनेशन। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर, लिथोस यानी कि पत्थर, लिथोस्फीयर यानी कि ये जो हमारी ज़मीन है इसे कहेंगे लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो यानी कि पानी, हाइड्रोस्फीयर यहाँ की जहाँ पे भी पानी हो, और एटमॉस्फेयर यानी कि हवा। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये जहाँ इंटरैक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ, कि लाइफ बन सके, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। इन अ बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। अब ये जो बायोस्फीयर होता है इसमें जितने लिविंग बीइंग्स होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए। अब ऐसा कैसे, आपको समझाता हूँ। जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं ये अपनी हर सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं ये अपनी हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर। तो देखा जाए तो हर सांस के साथ जो लिविंग बॉडीज़ हैं वो अपनी हर सांस के साथ पेड़ों की मदद कर रहे हैं सांस लेने के लिए, और जो पेड़ हैं वो अपनी हर सांस के साथ जानवरों की मदद कर रहे हैं सांस लेने के लिए। तो ये तो बात रही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं वो ज़िंदा रहने के लिए, और ये तो बात है सिर्फ सांस लेने के सेंस में। अगर खाने के सेंस में देखा जाए तब भी ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जैसे कि छोटा सा कीड़ा है, उस छोटे से कीड़े को मेढक खाएगा, उस मेढक को सांप खाएगा, सांप को खाएगा पीकॉक यानी कि मोर। तो ये एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, इस तरीके से एक फूड चेन बनती है। तो
तो सब लोग जितने भी लिविंग बॉडीज़ होते हैं बायोस्फीयर में, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। अब इस पूरे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। Plants provide us food, oxygen, protect soils, help in storage of underground water, gives us fruits, nuts, oil, gum, medicinal plants, etc. तो पेड़ हमें क्या देते हैं? हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सॉइल को बचाते हैं कि सॉइल का मॉइस्चर ना ख़त्म हो। इसके अलावा हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, उसमें पेड़ पौधे मदद करते हैं। उसके अलावा हमें उनसे फल मिलते हैं, तमाम तरह के नट्स मिलते हैं, ऑयल मिलता है, गम और मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं पेड़ पौधों से। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। अब जब ये जीव जंतुओं की बात करी जाती है, वाइल्ड लाइफ की बात करी जाती है, तो वाइल्ड लाइफ में तमाम तरह के जानवर आते हैं, तमाम तरह की बर्ड्स आती हैं, तमाम तरह के इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े आते हैं, और इसके अलावा तमाम तरह के एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आते हैं। एक्वेटिक यानी कि एक्वा यानी कि पानी, एंड एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। अब ये जितने भी जानवर हैं, इन जानवरों से हम क्या क्या लेते हैं? हम मिल्क लेते हैं, जो दूध है उनका, जो उनका मीट है, हाइड्स यानी कि उनकी जो स्किन है, और वूल जो उनका फर है। तो ये सब तमाम चीज़ें हम जानवरों से लेते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। अब जो इंसेक्ट है, अब जैसे कि जो मधुमक्खियाँ हैं यानी कि बीज, हम उनसे शहद लेते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद बनाती हैं। इसके अलावा मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? दे हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। वो फूलों को उगाने में मदद करती हैं और अलग अलग फूलों को एक जगह से दूसरी जगह उनको बीज ले जाके उनको नए पौधे बनाने में भी मदद करती हैं। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स। अब मधुमक्खियाँ डीकम्पोजर्स का भी बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। डीकम्पोजर्स यानी कि चीज़ों को ख़त्म करने का, डीकम्पोज करने का। The birds feed on insects and act as decomposers as well. अब जो चिड़ियाँ हैं, ये चिड़िया क्या करती हैं? They feed on insects. ये कीड़े मकोड़े खाती हैं और ये भी क्या करती हैं? Act as decomposers. कोई भी जो ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो रही है, उनको खा पी के डिकम्पोज करना ये चिड़िया भी बहुत अच्छा करती है। Vultures, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger. अब जो जानवर मर जाते हैं, जो डेड लाइफ स्टॉक होते हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, उन जानवरों को वल्चर खाती है। वल्चर यानी कि जो गिद्ध होता है, और इस वजह से वल्चर को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। जो भी जानवर मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जो मरे हुए सड़ी हुई डेड बॉडीज़ हैं उनको खाते हैं, उनको कहते हैं स्कैवेंजर। और इस वजह से जितने भी मरे जानवर हैं वो डिकम्पोज होते हैं और आसानी से। एंड दे आर कंसिडर्ड वाइटल क्लेंजर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। क्लेंजर यानी कि सफाई करने वाला। तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं गिद्ध जैसे, सो एनिमल्स हाउ एवर स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोसिस्टम। इस वजह से जितने भी जानवर हैं वो भले ही कितने छोटे क्यों ना हो, हर किसी का एक इंटीग्रल रोल है हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए। हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना एक रोल प्ले करता है, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो। वो फूड चेन का और इस इकोसिस्टम का सब के सब बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं। और जब भी इस पूरे सिस्टम से, इकोसिस्टम से मान लीजिए कोई भी जानवर गायब होता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे इकोसिस्टम पे आता है। अब जैसे ये मधुमक्खियाँ हैं, जो बीज हैं, अगर मान लीजिए बीज एक्सटिंक्ट हो जाएं, इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम इंसानों पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर।
किसी भी जगह में किस तरीके के पेड़ होंगे ये डिपेंड करता है उस जगह का टेम्परेचर कैसा है और उस जगह में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर यानी कि नमी, यानी कि उस जगह में पानी कितना मिलता है पेड़ पौधों को, उस पर डिपेंड करता है उस जगह में, किसी भी जगह में कैसे पेड़ पौधे होंगे, कैसे जंगल होंगे वहाँ पे। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज ग्रो, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जिन जगहों में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत भारी बारिश होती है, उन जगहों में बहुत बड़े बड़े पेड़ उगते हैं। और जैसे जैसे ये पानी कम होता जाता है किसी भी जगह में, जैसे कोई और दूसरी जगह है जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पे जैसे मॉइस्चर कम होता है उसी हिसाब से जो पेड़ों का साइज़ है और पेड़ों की जो डेंसिटी है वो भी कम होती है। अब जैसे कि शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रास ग्रोज इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, मॉडरेट यानी कि ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम, मॉडरेट बीच में। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ बहुत बड़े पेड़ होते हैं। जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, वहाँ पे कैसे होते हैं, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज। स्टंटेड यानी कि रुक जाना, तो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज यानी कि जो पेड़ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। और जो ग्रास है, तमाम तरह की जो घास हैं वो उगती हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। और अगर बात करें उन एरियाज़ की जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे एरियाज़ में कैसे पेड़ उगेंगे? तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, मॉइस्चर बहुत कम है, वहाँ पे सबसे छोटे पेड़ उगेंगे और बहुत पतले होंगे वो पेड़, ज़्यादा डेंसिटी नहीं होगी उनमें। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, कम बारिश होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, थॉर्नी श्रब्स यानी कि पौधे होते हैं और वो भी कांटे वाले पौधे। और स्क्रब्स, स्क्रब्स का मतलब भी यही छोटे मोटे जो घास और पौधे होते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, जो बहुत सूखे इलाके होते हैं ऐसे, वहाँ के जो पौधे होते हैं, वहाँ की जो पौधों के जड़ होती है वो बहुत डीप होती है। और उसका रीज़न क्या है कि जब वो सूखे इलाके में है तो अब पौधों को जीने के लिए पानी चाहिए। पानी कहाँ से मिलता है, जड़ों से। तो पानी कम है उन इलाकों में, सूखे इलाके हैं, तो जड़ों को बहुत ज़्यादा नीचे तक जाना पड़ता है पानी के लिए। तो इस वजह से जो सूखे इलाकों के पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। जबकि ऐसे इलाके अगर होंगे जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी होती है, वहाँ पे पेड़ों की जड़ को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा सा अगर वो नीचे चले जाएँ तो उनको अच्छा खासा पानी मिल जाता है। तो उन पेड़ों की जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत ज़्यादा आसपास नहीं फैलती, उनको जितना पानी मिलना होता है वो मिल जाता है। तो इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। पहली बात, उनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं, और दूसरी बात, लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। अब जो पानी इन्होंने लिया अपनी जड़ से, और वो पानी कहाँ जाता है, अलग अलग पत्तियों में। अब जब बहुत गर्म इलाके हैं, बारिश कम कहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो गर्म इलाके हैं। अब जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं वहाँ पे अगर पत्ती फ्लैट होगी तो वहाँ से पानी बहुत इवेपोरेट होगा। तो होता क्या है, पानी अगर ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा और जड़ से ज़्यादा मिलेगा नहीं पानी पौधे को, तो पौधा सूखने लगेगा, पानी कम होने लगेगा। तो ऐसे पौधे इवॉल्व कैसे होते चले गए, उन पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत पतली होती हैं, इतनी पतली हो जाती हैं कि वो कांटे बन जाते हैं। तो इस वजह से उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटेदार हो जाती हैं और वैक्सी हो जाती हैं। वैक्सी यानी कि जैसे मोम की पत्तियाँ हों। और ये ऐसा क्यों होता है, जिससे कि पानी उड़ ना सके पत्तियों से, कि जितना भी पानी उस पौधे के पास है वो उसके पास ही रहे, वो उड़ ना जाए पानी पौधे से। Tundra vegetation of cold polar regions comprises of mosses and lichens। अब बात करते हैं पोलर रीजन्स की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और बर्फ़ पड़ती है। तो पोलर रीजन्स में होती है टंड्रा वेजिटेशन। और इसमें क्या होते हैं, पोलर रीजन्स में वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, घास बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों में क्या होते हैं, मॉसेस होते हैं और लिचन्स होते हैं। तो पेड़ पौधों के नाम पे सिर्फ ये होता है पोलर रीजन्स में।